निशाना बनाया है। इससे पहले इसराइल ने तेहरान पर हमले किए थे। ताज़ा अपडेट सामने आई है इसराइल की तरफ से मजीद हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के शहर तब्रेज़ पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने तब्रेज़ में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया है। इससे पहले इसराइल ने तेहरान पर हमले किए थे और ईरान के जौहरी तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया था, न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के शहर तब्रेज़ पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने तब्रेज़ में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया है। इससे पहले इसराइल ने तेहरान पर हमले किए थे। इससे पहले इसराइल ने नतन्ज जो है जौहरी मरकज़ ईरान का, उसको अटैक किया था और अब ये खबर सामने आ रही है कि तब्रेज़ जो शहर है ईरान का, उस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि ये हमले कई रोज तक जारी रह सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद अहमद साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप ऑनगोइंग सिचुएशन को? जी हाँ जी, बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है खित्ते में। जिस तरीके से जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी, तो यही खदशात है कि कुछ न कुछ इस तरह का वाकया होगा। और ये बज़ाहिर जिस तरीके से हमने अमेरिका के स्टेप्स देखे थे जिसमें उन्होंने अपने एम्बेसी स्टाफ को रिड्यूस किया था, और फिर कल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने जो रेजोल्यूशन पास की और उन्होंने एक्यूज किया ईरान को कि वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है और यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। तो उसके बाद से ये स्टेज सेट हो गया था और इसके बाद ये स्ट्राइक्स हुई हैं। और ये स्ट्राइक्स देखें, मल्टी लेयर अटैक्स थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी टारगेट हुई हैं, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स भी हुई हैं, और पर्सनालिटीज हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी टारगेट हुए हैं। तो ये बज़ाहिर एक बड़ा कम्प्रहेंसिव एक प्लान था जिसको एग्जीक्यूट किया है, और जिसमें कुछ इसमें स्पेशली जो सिविलियन एरियाज टारगेट किए हैं वो बड़े अनएक्सपेक्टेड थे। और जो न्यूक्लियर साइट्स हैं फर्दो के और नेतान्स को उन्होंने कहा, उन्होंने क्लेम किया कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और तो वो उससे ये है कि एक खित्ते में एक बड़ी वाइडर कन्फ्लिक्ट के अभी चांसेस बढ़ गए हैं। और अभी हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट क्या आती है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, ट्रम्प की तरफ से इजराइल के सपोर्ट में एक बयान आया है। और देखें कि सऊदी अरब और ईरान में रिसेंटली बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, इनके आपस में विजिट्स भी हुए थे। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली ईरान भी गए थे, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। और जिस तरीके से कंडेम किया है, तो बाकी अरब ममालिक की तरफ से भी एक कंडेमिनेशन आएगी, क्योंकि देखें खतरा इजराइल का सिर्फ ईरान के लिए नहीं, सबके लिए है। इजराइल तो अभी जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन गया है, तो अपनी मनमानी कर रहा है। तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल ऑर्डर जो है इस तरह के वाकयात से कोलैप्स कर सकता है। सो देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना चाहिए और इस पे बहस होनी चाहिए। इसके बाद OIC का एक इमरजेंसी सेशन को कॉल करना चाहिए टू डिस्कस द प्रिवेलिंग सिचुएशन जो खित्ते में है। और फिर देखिए इंटरनेशनल दुनिया के अमन के लिए भी खतरा है, आलमी माइशत पे बड़ा बुरा इसके खतरनाक नताइश होंगे, क्योंकि ईरान वो सलाहियत नहीं रखता कि इसराइल को किसी लेवल पे जाके डेंट पहुंचा सके जो जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि अभी तो जो 100 ड्रोन भेजे हैं वो वहां जाएंगे, वो क्या नुकसान करते हैं वो देखना होगा। लेकिन बाकायदा प्लानिंग के साथ ईरान अगर अटैक करता है तो कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इसराइल को। आप अगर वेपन्स की क्वालिटी और वेपन्स की जो नंबर है और जो उसके दोनों को कंपेयर करें, जो इजराइल के पास है और ईरान के पास है, बदकिस्मती से मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि ईरान कोई खातिर ख्वाह नुकसान इसराइल का नहीं कर सकेगा। जो उसके पास वेपनरी इस वक्त मौजूद है, अपनी बनाई हुई भी और जो पुरानी उसके पास मौजूद है। लेकिन सुबह ये खबरें सामने आ रही थी कि जो इसराइल का एयर डोम सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ईरान के, उनको जो है वो नाकारा नहीं बना सकता। और इस वक्त जो है ईरान जो है 50 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हर महीने तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ ना आपको, बैलिस्टिक मिसाइल जो तैयार कर रहे हैं, असल में मैं उसकी टेक्निकलिटी में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। जो उनके पास इस वक्त मौजूद है और जो उन्होंने खुद बनाए हैं, उनकी क्वालिटी वो नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी तो पाकिस्तान जो अपने घर में जो वेपन्स बना रहा है उसकी भी नहीं है। काश कि उन्होंने पाकिस्तान से वेपन्स खरीद लिए होते। तो असल में ईरानियंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये ख्याल है कि उनकी जो इतनी पुरानी तहजीब है उसके लिहाज से वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर वेपन बना सकते हैं। तो ऐसे में कोई खुफिया सपोर्ट मिल सकती है ईरान को किसी पड़ोसी मुल्क की तरफ से या किसी मुस्लिम मुल्क की तरफ से? देखिए, मुस्लिम मुल्क में कोई हमें अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा जो ईरान की खुफिया
या ओपनली जो है उसकी सपोर्ट करे या वेपन उसको प्रोवाइड कर सके। तो उसके ताल्लुकात जिनसे अच्छे हैं उनमें सोरिया है, इसराइल जो शाम है, उसके पास खुद कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर ये कि हमें चाइना और रशिया नजर आते हैं, उनका कोई चीज भी सीक्रेटली प्रोवाइड करना डिपेंड करता है कि वो कितना सीक्रेट रहेगा। अगर वो सीक्रेट नहीं रहता तो फिर वो बहुत खतरनाक उसके असरात होंगे। लाजमात है फिर तो और जो ताकतें हैं इसराइल की तरफ से वो जंग में दाखिल हो जाएंगी। फिर तो ये पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है इस मामले में? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसा कोई तरीका इख्तियार करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले भी जो न्यूक्लियर मटेरियल लीक करना या न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनकी हेल्प करने के इल्जामात मौजूद हैं। पाकिस्तान इन मामलात में बहुत ज्यादा कॉशियस रहेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया के ऊपर बड़ा मसरूफ है, उसको फोकस कर रहा है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि मगरबी दुनिया, जिसको कि अभी डिप्लोमेसी के जरिए, सफारतकारी के जरिए, कामयाब सफारतकारी के जरिए उन्होंने उनको जीता है, उनको लूज करें। तो पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सफारती लेवल पर पाकिस्तान उनकी भरपूर हिमायत जारी रखेगा। हसन साहब ये बताइएगा कि ईरान की तरफ से जो है हमेशा हमने देखा कि ऐसे बयान आते रहे कि शेर की दुम पर पांव रख दिया है और बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा, लेकिन ईरान पे इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान का भरपूर जवाब ना देना ही आज इस हमले की भी बुनियाद बना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान असल में इसराइल को अच्छी तरह पता है ईरान की कमजोरियों का और उसकी मजबूतियों का। तो उनको ये तो अंडरस्टूड पता है कि वेपन्स के लिहाज से वो कमजोर हैं। और फिर ये कि अगर ईरान कोई बहुत ही कमाल करता तो उसको इस्माइल हानिया का जब वहां पर जो असैसिनेशन हुआ था क्लियर कट, और वो इसराइल ने माना भी था, तब उसका रिस्पॉन्स जबरदस्त आना चाहिए था। वो तब भी उन्होंने वही किया कि छोटे मोटे पटाखे भेज दिए और वो जाके इसराइल के ऊपर वो फटने से पहले ही गिर गए। और अभी जो कुछ कर रहे हैं उसकी रोशनी में हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत ही कोई कमाल का इन्होंने कोई मिसाइल या ड्रोन्स भेजे हैं जो कि इसराइल में तबाही बर्बादी मचा देंगे। अच्छा हुसैन साहब ये बताइएगा कि ईरान को जो है वो कोई अंदरूनी थ्रेट्स का भी सामना है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है उसके जो एहलकार हैं उन्होंने ईरान के जौहरी तनसीबात को और जौहरी प्लांट्स को जो है खुफिया तरीके से वो निशाना बना रहे हैं, और इतना एग्जैक्टली उनको लोकेशंस भी पता है कि ईरान के कमांडर्स कहाँ पर है। तो आपको लगता है कि कोई अंदर भी सिक्योरिटी का झोल है जो इस वक्त सामने आ रहा है? और ये जो अंदर काली भेड़े हैं ईरान की, उनका सफाया करना सबसे पहले कितना जरूरी है, जो मोसाद को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं? देखिए ये वही बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया है। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये मामलात जो अभी आपने उठाए हैं ये कब से चल रहे हैं? ये तो पिछले 10-15 साल से चल रहे हैं। यानी काली भेड़ें अंदर मौजूद थी, जो मोसाद जो मनफी किरदार उसका था ईरान के अंदर वो भी मौजूद था। ये मालूम लगता यही है कि ईरान इस तमाम चीजों को पकड़ने में, रोकने में अभी तक नाकाम रहा। किसी हद तक वो रोक पाए हैं, लेकिन फिर भी मुल्क के अंदर कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि मुल्क की जो इस वक्त इंतजामिया है, जो मुल्क जो करता धरता है, उनसे वो खुश नहीं है। तो इस नाखुश होने की वजह से वो अपने दुश्मन का साथ दे रहे हैं। तो ये जो आपने अभी बताया कि जिस तरीके से कि वो मोसाद मुल्क के अंदर भी इन तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, मुझे बिल्कुल इस पर, अगर कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस पर हैरत नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। और उसकी वजह यही है कि ईरान के अंदर कुछ अनासिर जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल मुतनफिर हुए हुए हैं, और इस वजह से वो पहले अंदर जो मामलात हैं ईरान को, उसको भी कॉप अप करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सियासी मामलात भी ईरान के कुछ ठीक नहीं है। जो सियासी पार्टियां हैं वो, उनका भी माहौल हमारे सामने ही है। अच्छा हुसैन साहब, अब ईरान क्या स्टेप्स ले सकता है इमीडिएटली, और अक़वाम मुत्तहिदा का रोल इसमें क्या हो सकता है? देखिए इस वक्त तो ईरान का सबसे, बहुत आपने ब्लंट सवाल कर लिया है, डायरेक्ट सवाल कर लिया है। ईरान का इस वक्त सबसे बेहतरीन का जो किरदार हो सकता है वो ये है कि किसी तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लचक दिखाए, अमेरिका को बीच में लेकर आए और एकदम से इस जंग को बंद कराए। अपनी कमजोरियों को मतलब देखिए आपको और मुझे नहीं पता, लेकिन हर शख्स को अपनी कमजोरी का, हर मुल्क को अपनी कमजोरी का पता होता है। तो उनको चाहिए कि किसी तरीके से सॉफ्ट, वो या तो सबसे पहले तो वो ये देख ले कि उसको सपोर्टर कोई बहुत कमाल का उसके पीछे मुल्क खड़ा है, और आपको और मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिवाय सफारतकारी के, सिवाय बयानात के उनको कुछ नहीं मिलना। तो अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि किस तरीके से इस जंग को जो ओपनली होने वाली है उसको रोका जाए। वो ऐसी सूरत में हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत नरमी दिखाएं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिहाज से, अमेरिका को एक दफा फिर लाएं, इतवार के दिन जो राउंड अप होने वाला है उसका बाइकआउट न करें।
اپڈیٹ سے آگاہ کریں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کے شہر تبریز پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران نے تبریز میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے تہران پر حملے کیے تھے۔ تازہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے اسرائیل کی طرف سے مزید حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کے شہر تبریز پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران نے تبریز میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے تہران پر حملے کیے تھے اور ایران کے جوہری تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کے شہر تبریز پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران نے تبریز میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے تہران پر حملے کیے تھے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے نتنز جو ہے جوہری مرکز ایران کا، اس کو اٹیک کیا تھا، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ تبریز جو شہر ہے ایران کا، اس پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناصر بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک تازہ اپڈیٹ بھی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد مسجد الاقصی کے تمام داخلی راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینی خبر ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مسجد الاقصی پر دھاوا بولا ہے اور نمازیوں کو زبردستی باہر نکال کر مسجد اقصی کے داخلی راستے بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کورونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ مسجد اقصی میں داخلہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ تو یہ تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد مسجد اقصی کے تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینی خبر ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی پر دھاوا بولا، نمازیوں کو زبردستی باہر نکالا اور مسجد اقصی کے داخلی راستے بند کر دیے۔ کورونا وبا کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسجد اقصی میں داخلہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ ناصر بیگ صاحب، اس پہ میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی۔ اسرائیل صرف ایک طرف یہ جو کارروائیاں نہیں کر رہا، دوسری طرف فلسطینیوں کی بھی پراپر طور پر وہ دوبارہ سے پریشان کرنا شروع کر رہا ہے اور مسجد اقصی کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ مسجد اقصی کے دروازے بند کرنا تو پورے عالم اسلام کو للکارنا ہے، سیدھی بات ہے۔ اب عالم اسلام کا پر فرض بنتا ہے کہ اس کا جواب دے۔ وہ پہلے جواب دیا گیا ہے اس کا، 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں بہت تگڑی والی، ایک آدھ جنگ میں تو کامیابی بھی ہوئی ہے، تو اس کا جواب دے۔ عالم اسلام بہت طاقتور ہے، مالی اعتبار سے بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بہت وسائل ہیں اس کے پاس، لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں کوئی ڈر تو ہے نا۔ آپ اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھ رہے ہیں؟ کس کے پیچھے؟ یہ جو مسجد اقصی کے دروازے اس وقت اور یہ ٹائمنگ جو ہے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان کو کیا اس بارے میں کیا ڈر ہے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ڈر یہ کہ لوگ جمع ہوں گے جی، اور اس کے بعد اجتماع ہوگا، بہت بڑی نماز ہوگی، نماز کا اجتماع ہوگا، اس میں نعرے لگیں گے، باہر لوگ نکلیں گے، مظاہرے ہوں گے، فائرنگ کرنا پڑے گی۔ یہ سب ان کو ڈر ہے، اگر جو ڈرتے ورتے نہیں ہے فائرنگ سے، لیکن آج کی صورتحال میں ان کو اس بات کا خوف ہے۔ تو اقصی بند کر رہے ہیں، بھی ویسٹ بینک بند کر دیا ہے انہوں نے، وہ سب کچھ بند کرتے چلے جائیں گے اگر ہم نے ان کا ہاتھ نہیں روکا۔ ان کا ہاتھ روکنا بہت ضروری ہے، اور اقصی پہ تو فوری کارروائی کرنا ضروری ہے بہت۔ بالکل صحیح۔ بیرسٹر راشد اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک تازہ اپڈیٹ بھی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد مسجد الاقصی کے تمام داخلی راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینی خبر ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مسجد الاقصی پر دھاوا بولا ہے اور نمازیوں کو زبردستی باہر نکال کر مسجد اقصی کے داخلی راستے بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کورونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ مسجد اقصی میں داخلہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ تو یہ تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد مسجد اقصی کے تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینی خبر ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی پر دھاوا بولا، نمازیوں کو زبردستی باہر نکالا اور مسجد اقصی کے داخلی راستے بند کر دیے۔ کورونا وبا کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسجد اقصی میں داخلہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ ناصر بیگ صاحب، اس پہ میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی۔ اسرائیل صرف ایک طرف یہ جو کارروائیاں نہیں کر رہا، دوسری طرف فلسطینیوں کی بھی پراپر طور پر وہ دوبارہ سے پریشان کرنا شروع کر رہا ہے اور مسجد اقصی کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ مسجد اقصی کے دروازے بند کرنا تو پورے عالم اسلام کو للکارنا ہے، سیدھی بات ہے۔ اب عالم اسلام کا پر فرض بنتا ہے کہ اس کا جواب دے۔ وہ پہلے جواب دیا گیا ہے اس کا، 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں بہت تگڑی والی، ایک آدھ جنگ میں تو کامیابی بھی ہوئی ہے، تو اس کا جواب دے۔ عالم اسلام بہت طاقتور ہے، مالی اعتبار سے بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بہت وسائل ہیں اس کے پاس، لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں کوئی ڈر تو ہے نا۔ آپ اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھ رہے ہیں؟ کس کے پیچھے؟
یہ جو مسجد اقصی کے دروازے اس وقت اور یہ ٹائمنگ جو ہے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان کو کیا اس بارے میں کیا ڈر ہے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ڈر یہ کہ لوگ جمع ہوں گے جی، اور اس کے بعد اجتماع ہوگا، بہت بڑی نماز ہوگی، نماز کا اجتماع ہوگا، اس میں نعرے لگیں گے، باہر لوگ نکلیں گے، مظاہرے ہوں گے، فائرنگ کرنا پڑے گی. یہ سب ان کو ڈر ہے، اگر جو ڈرتے ورتے نہیں ہے فائرنگ سے، لیکن آج کی صورتحال میں ان کو اس بات کا خوف ہے. تو اقصی بند کر رہے ہیں، بھی ویسٹ بینک بند کر دیا ہے انہوں نے، وہ سب کچھ بند کرتے چلے جائیں گے اگر ہم نے ان کا ہاتھ نہیں روکا. ان کا ہاتھ روکنا بہت ضروری ہے، اور اقصی پہ تو فوری کارروائی کرنا ضروری ہے بہت. بالکل صحیح. بیرسٹر راشد اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.